हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी, आप लोग बताइए। और आज का वीडियो फिर से आप लोग के स्कॉलरशिप के लिए आ गया है एनएमएस की, जहां पे हम लोग बात करते हैं यानी एनएमएस का बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसका फाइनली वीडियो हम लोग के पास आ चुका है। और आज हम लोग फिर से एक सेट लगाने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर। जितने 8 क्लास के बच्चे उन सारे बच्चों को जोड़ दो भाई, ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। आपसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चे इस बार स्कॉलरशिप का पढ़ाई करें और भरे फॉर्म को, क्योंकि आज नहीं सीखिएगा तो कब सीखिएगा, वरना आगे आकर बहुत पछताना पड़ता है कि काश हम भी इस एग्जाम को दे दिए होते। तो इसलिए देरी ना करते हुए आप लोग फटाक फटाक अपने पहले ग्रुप में शेयर कर दो। और आज का ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, कम से कम आधा घंटा का आज सेशन चलने वाला है। और आज साइंस फिक्शन चलेगा यानी साइंस की क्वेश्चन आज चलेगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। फटाक फटाक आप लोग वीडियो को शेयर करें। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन फिजिक्स से है और फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। और क्वेश्चन आपके पास है कि नीचे दिए गए वेग समय रेखा चित्र में आपको बताना है कि किसी कण का सरल रेखीय गति की गई है। अब बताना है भाई कि आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया इस ग्राफ को जरा देखो। और कह रहा है कि वेग समय रेखा चित्र में किसी कण की सरल रेखीय गति दिखाई गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है आपको बताना है कि ये ग्राफ है कैसा। क्या उस कण की जो है गति एक समान है, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। क्या गति एक समान त्वरण के साथ है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। क्या गति के दौरान कण अपनी दिशा बदलती है, इसलिए ऐसा बताना है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे किया हुआ है और 3 क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, क्या तीनों गलत है, या ए और क्या या 2 नंबर दिया कि तीनों सही है, या ए बी, ए गलत है और बी सही है और सी नहीं है, या ए हाँ है, बी नहीं है और सी भी नहीं है। अब दोनों तरह से आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होने वाला है ना। क्या आप इस ग्राफ को देख लो भाई, और ग्राफ को देखने के बाद आप बताओ आपके मूड में क्या आ रहा है और क्या सोच पा रहे हो। ठीक है, देख लो ग्राफ, यहाँ से कण गया, यहाँ आया है और यहाँ आया है। तो क्या गति एक समान है, आपको लग रही है ना। तो आप सोचो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। इधर टाइम घट रहा है, टाइम घट रहा है, वेलोसिटी भी घट रही है। इसका मतलब कि गति तो एक समान नहीं है। तो पहला ऑप्शन को तो हम लोग गलत गलत काट ही सकते हैं। ठीक है, क्या गति एक समान त्वरण के साथ कर रहा है। अरे भाई जब गति एक समान नहीं है तो एक समान त्वरण के साथ गति कैसे करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। ठीक है, क्या गति के दौरान कण अपनी दिशा बदलती है, जो गति कर रहा है अब उसमें दिशा बदल रहा है, नहीं भाई। एक चीज आप लोग अगर देखोगे तो इस बात को समझ में आएगा कि गति करते दौरान जो कण है वह दिशा बार बार नहीं बदल रही है। ये डायरेक्शन में ऐसे गई है, ऐसे आई है ना। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है डायरेक्शन में। ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये जिधर की तरफ जाना चाहती है उधर ही की तरफ जा रही है। तो कण में जो है वो गति बार बार नहीं बदल रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से अगर ग्राफ पे आपका क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगा के बनाओगे। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक प्रारंभिक वस्तु का वेग जो है वह u के साथ ऊपर फेंका गया। एक वस्तु को भाई u वेग से इसको ऊपर फेंक दिए हमने। ठीक है भाई, शुरुआत का वेग को u कहा जाता है। अगर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान g है तो गुरुत्व त्वरण के मान g होगा, तो बात सही है। तो हवा में कितना देर तक ले वह वस्तु रहेगा, भाई ये तो निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। अब ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो और u गति से आप फेंक रहे हो, तो जब u वेग से जब आप ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हो तो उसमें जी लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपना बल लगाएगी ही लगाएगी, ये तो गारंटी है। अब मामला ये है कि जो वो अपना लगाने वाली है इसमें बताना है कि वो हवा में कितनी देर तक ले रहेगा वो ऑब्जेक्ट। तो आप कैसे निकालोगे, मतलब कितना देर तक ले वो रहने की संभावना है, आप क्या करोगे तो आप पता कर लोगे कितना देर तक हवा में रहेगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जब ऊपर की ओर जब वस्तु फेंकी जाती है ना, तो आप पहले याद रखो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है रे भाई, u प्लस ए टी होता है, बात सही है। अब यहाँ हो गया v बराबर u प्लस, अब ए तो होगा नहीं क्योंकि त्वरण की जगह पे g काम किया है, तो त्वरण का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ g रखोगे, यहाँ gt रखोगे। कितना देर तक ले वस्तु रहेगा, तो यहाँ हम t रखें, सॉरी ये t है, t4 टाइम होता है।
इसी टी का मेरे को मान चाहिए। अब भाई अब बताओ, u प्रारंभिक वेग है उसका, तो अब मान लो कि ठीक है भाई u तो प्रारंभिक वेग है। जब वस्तु बताओ ऊपर की तरफ जाएगा तो लास्ट वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताओ। लास्ट वेलोसिटी इसका क्या होगा, ठीक है, लास्ट वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको भाई ऊपर, जहां भी जाएगा थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा, तो रुकेगा तभी रिटर्न होगा, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो आप सोच के देखो v इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके बात, शुरुआती का वेग हम लोग का u होता है, तो u का ऑलरेडी u दिया ही है, तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। त्वरण का मान क्या है, g है। t4 क्या होता है, टाइम होता है। हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो g का मान क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये पहले बताओ। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो उसमें g का मान माइनस होगा। क्यों भाई, आप छत पे चढ़ते हो तो आपको बल ज्यादा लगता है, लेकिन आप जैसे छत से नीचे उतरते हो, आप सीढ़ियों से खटर 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 उतर जाते हो। क्यों, क्योंकि g, एक तो आप नीचे उतर रहे हो और g अपनी ओर खींचता है, मैंने पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। लेकिन आप वही सोच के देखो, आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो आप बल लगाकर ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपको जी नीचे खींचता है, लेकिन आप ऊपर चढ़ते हो, इसका मतलब जी आपको डाउन कर रहा है, यानी जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो v बराबर u माइनस जी टी, जी का मान यहाँ क्या रख दिए, निगेटिव। v का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंतिम में बताए थे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे जाकर 0 हो जाएगा, है ना। तो 0, u इधर प्लस में, इधर आ गया किसमें, माइनस में, यहाँ बच गया माइनस जी टी। क्लियर हो गया, यहाँ माइनस से माइनस खत्म करो। हमको मान किसका निकलना है भाई, कितना समय तक ले हवा में रहेगा, तो टी का मान निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जी गुणा में इधर आ गया भाग में, यानी यू बराबर, आप लोग बताओ क्या होने वाला है ना, जस्ट वेट। हाँ, तो क्या होगा भाई, यानी कंडीशन हम लोग के पास क्या आया था, u माइनस जी टी बराबर 0, v का मान 0 रख दिए थे, है ना। g का मान निकालना था, तो जी टी यहाँ करो, u प्लस में इधर आ गया माइनस में, t का मान जब फाइंड करने वाले हैं तो माइनस यू बट्टा क्या हो जाएगा, माइनस जी, माइनस माइनस खत्म, यानी u बट्टा जी। इतना देर तक ले क्या रहेगा भाई, हवा में रहेगा, कौन है, u बट्टा जी, ऑप्शन नंबर 1 है सर। ओके, क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल समझ में आया सारे बच्चों को, आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है कि दो पिंड जिनकी मात्रा 1 kg है और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच आकर्षण बल कितना होगा। दो पिंड जिनकी मात्रा 1 kg है, एक पिंड यहाँ, एक पिंड यहाँ ले लो, ये भी 1 kg का है ना, और ये भी 1 kg का है। ओके सर, और दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई, तो 1 मीटर की है, कोई बात नहीं है सर। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो फॉर्मूला क्या होता है आकर्षण बल का, तो पहले ध्यान से पहले बतिए सुन लो, समझ में आता जाएगा। फॉर्मूला होता है F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया बल का। तो लगने वाला क्या बोल रहा है, आकर्षण बल कर रहा है ना, तो बल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, है ना, F बराबर फॉर्मूला क्या लिखे थे, G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर। M1 इंटू क्या भाई, तो कह रहा है कि दो गो पिंड है और दोनों का मात्रा 1 kg है, यहाँ पे दिया है ना, दोनों का मात्रा 1 kg, तो M1 इंटू जो M1 और M2 जो लिख रहे हैं ना, वही है दोनों पिंड, तो दोनों का मात्रा 1 kg है, तो 1 गुणे 1 अब बट्टा आर स्क्वायर, तो आर का मतलब होता है दूरी, तो दो पिंड के बीच की दूरी कितना है रे भाई, यहाँ 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर। कह रहा था फॉर्मूला में क्या चाहिए, आर का स्क्वायर, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ था जी, तो जी का मान याद होना चाहिए 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 होता है। ये किसका फॉर्मूला था भाई, तो एफ का फॉर्मूला था। बताओ, एक एक में गुणा करोगे, एक से भाग करोगे तो कोई बात आएगा, सब तो वैल्यू एक ही आएगा, इसका मतलब इसमें 1 से गुणा करोगे तो वैल्यू वही मिल जाएगा, यानी वैल्यू मिला कितना, 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। इसका जवाब 3 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग बताओ, इसका जवाब हो जाएगा, फटाक देकर बोल दो भाई, इसका जवाब क्या होने वाला है, 6.7 गुणे 10 के पावर माइनस 11। कहीं 6.67 भी लिखता है तो सारे बच्चे घबराएंगे नहीं, कैपिटल जी के मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन, या एक फुल न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन की जगह पे लिखते हैं। और नहीं तो आपको याद करके रख लेना है एक डेटा, कैपिटल जी का मान हमेशा आपसे पूछ सकता है और स्मॉल जी का मान भी आपसे पूछेगा। स्मॉल जी का जो मान होता है वो याद करके रखना है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्या कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। चंद्रमा पर जो ध्वनि है, जो हम लोग बोल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती, इसका वजह क्या है। हम पृथ्वी पर यहाँ बोल रहे हैं तो हम यहाँ बोल रहे हैं,
आप लोग का माइक में रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग सुन भी रहे हो। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है भैया, इसके पीछे का रीजन बता दो जरा, देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। क्या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? ध्वनि के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात सही है भाई। चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी की अपेक्षा कम है। क्या इसका आंसर होगा? आप लोग बताओ कि इसका मेन रीजन क्या है। तो इतना बात सही है कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। लेकिन भाई मेन रीजन क्या है? ये तो ध्वनि का प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन चंद्रमा की बात कर रहे हैं ना, तो चंद्रमा पर याद रखिएगा पृथ्वी के जैसा वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? आज लग रहा है कि आज फिजिक्स पर केमिस्ट्री पर ही टाटा बाय बाय बोला जाएगा, ज़्यादा टाइम का क्लास आज नहीं रखा जाएगा। दो समतल दर्पण, 5 नंबर प्रश्न देख लो। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। यो समतलीय दर्पण है और यो समतलीय दर्पण है, और दोनों 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। अगर इनके बीच एक वस्तु रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है, बताना है। देखो ये भाई नया क्वेश्चन है, आज तुम सब सीख जाओ, है ना, सारे बात समझ में आ जाएगा। आप 2 दर्पण ले लो, ऐसे रख लो, एक बीच में कौन ऑब्जेक्ट रख दो, है ना। अब बताओ इस बीच में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो दोनों दर्पण में प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसका नंबर बताना है। देख ले भाई ये बनता कैसा है, जरा ध्यान से समझ जाओगे तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन भी देखोगे, चलो यहाँ ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका मिला हुआ है। ऑप्शन दे रहा है 3, 6, 5 अनंत। तो 60 डिग्री के एंगल पर दोनों दर्पण को रखा हुआ था ना, तो फॉर्मूला इसका याद कर लो। थीटा का मान दिया है 60, जो एंगल दिया ना उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये आपके लिए नया है लेकिन जान लो, थीटा से एंगल को डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद करके रख लो, 360 बट्टा थीटा माइनस 1। क्या होता है रे बाबू? 360 बट्टा थीटा माइनस 1। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। 360 और थीटा का मान कितना दिया, कितना डिग्री के एंगल पर रखा गया है? 60 डिग्री के एंगल पर। कटा दो, छा के क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है? -1। -1 तो 6 में से घटाओगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी आप जब सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या होगा बबुआ? 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ चले। ताप विकिरण का वेग क्या होता है? ताप विकिरण का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग से कम होता है, प्रकाश के वेग से के बराबर होता है, प्रकाश के वेग से ज्यादा होता है, या ध्वनि के वेग के बराबर होता है? ताप विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन जो होता है ना, उसका वेग बताना है। क्या होगा? सही जवाब बताइए। जवाब की कड़ी में आप लोग बढ़िए, इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आप लोग बता दीजिए। तो याद रखिएगा, प्रकाश के वेग से ताप विकिरण बिल्कुल कम नहीं होता है, प्रकाश के वेग के ताप विकिरण बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश के वेग के क्या होता है रे भैया? तो सर बराबर होता है। क्यों भाई? प्रकाश में ही ताप विकिरण होता है, जिस रफ्तार से प्रकाश चलता है उसी रफ्तार से ताप विकिरण चलता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, और क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से देखो। क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि घर के विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु फ्यूज का तार किस प्रकार का होना चाहिए? फ्यूज जो होता है ना वो किस प्रकार का होना चाहिए? कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। क्या भाई फ्यूज आप कैसा लगाते हो? फ्यूज आप फ्यूज क्यों लगाते हो? कि ज़्यादा धारा आ जाएगा, चाहे इंस्ट्रूमेंट में कहीं खराबी होगी तो फ्यूज उड़ जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। किसी को झटका लगाता है फ्यूज उड़ जाएगा, लोड पड़ेगा, ओवरलोड होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज तो इसलिए लगाते हो ना, है ना। तो अब बताओ फ्यूज होना कैसा चाहिए? उच्च प्रतिरोध। जब भी याद रखो, किसी चीज़ का अगर प्रतिरोध ऊंच होगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी गलेगा नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। या निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होना चाहिए। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। 7 नंबर का कौन बच्चे बता पाते हैं, देखते हैं। उच्च प्रतिरोध का होना का मतलब ये होता है कि वो सबसे ज्यादा धारा का विरोध करता है। उच्च प्रतिरोध का होने का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा धारा का क्या करता है भाई? विरोध करता है, तो इस उसको उच्च प्रतिरोध कहते हैं। गलनांक का मतलब क्या होना चाहिए? भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ये बात सही है। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उसको धारा मिले, है ना, ओवरलोडिंग की समस्या हो तो वो तुरंत क्या हो जाए? गल जाए। इसलिए कभी भी याद रखा जाता है, जब भी फ्यूज लगाओ तो उच्च प्रतिरोध का लगाओ, और लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, तब जाकर ये आपका मामला कंप्लीट हो पाएगा। उसका रेसिस्टेंस रखो हाई, रेसिस्टेंस क्या रखो हाई, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन होना चाहिए, जल्दी गलने वाला होना चाहिए। और धारा का विरोध ज़्यादा करो, ज़्यादा मात्रा में धारा एक बार फेंकने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? ये तो बच्चा सब बता देगा। 5, 7, 9, 8, ये सब बच्चे ये प्रश्न बता दो, यह डायरेक्ट आपका फैक्ट्स का क्वेश्चन है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है?
ये बताइए क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, सारे बच्चों को बताना है ना। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो, ये जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के पास कौन ग्रह होता है रे भाई, तो बुध होता है सर। बुध के बाद कौन ग्रह होता है, तो सर शुक्र होता है। शुक्र के बाद कौन होता है, तो बृहस्पति होता है, सॉरी पृथ्वी होता है, गलती बोल रहे हैं हम। पृथ्वी के बाद कौन होता है सर, तो मंगल होता है। मंगल के बाद कौन होता है, बृहस्पति होता है। बृहस्पति के बाद कौन होता है, शनि होता है। शनि के बाद कौन होता है, अरुण होता है सर। अरुण के बाद कौन होता है सर, वरुण होता है। कब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ग्रह हुए, 8। एक 9 ग्रह भी होता था पहले प्लूटो, लेकिन उसको हटा दिया गया है। इसलिए याद रखना कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक मछुआरे जो है वो समतल दर्पण से 45 डिग्री के कोण पर एक मछली दिखाई पड़ती है, वह किस कोण से अपना भाला फेंकेगा कि उस मछली पर जाके पड़ जाएगा। अब बताओ, समतल दर्पण एक समतल से वो मछुआरा जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर वो देख रहा है मछली को, कौना एंगल से अपना भाला फेंकेगा कि जाक और वो मछली पर भेद देगा। अब ये बताओ, ताकि ये बात आप सबको समझ में आ जाए, है ना, कि भाला फेंकने का एंगल क्या होगा। भाला फेंकने का एंगल क्या होगा कि वो जाकर उस पर लग जाएगा। तो कभी भी याद रखना, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का रूल काम करता है। आज जब भी अगर पानी के स्रोत में कोई मछली अगर मान लो तुमको यहाँ दिख रही है ना, तो मछली अगर यहाँ दिख रही है तो वो तुमको यहाँ दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आगे दिखाई देगी। तो अब जब 45 डिग्री के एंगल पर देख रहे हो ना, तो कभी भी आपका जो भाला होगा वो 45 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़कर होना चाहिए। थोड़ा बड़ा करोगे तब होगा। आप इसको देख रहे थे तब 45 का एंगल बन रहा था, आपको इसको मारना है तो थोड़ा सा 45 का एंगल क्या कर दो भाई, बड़ा कर दो, है ना। तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 45। भाला फेंकने का जो एंगल होना चाहिए वो 45 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया सारे बच्चों का, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर भाई एनर्जी होने का रीजन क्या है, क्या वहाँ नाभिकीय विखंडन हो रहा है, वहाँ नाभिकीय संलयन हो रहा है, या दोनों हो रहा है, या लेजर किरणें का उत्पादन की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग बताओ कमेंट्स में फटाक फटाक। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। जो हम लोग का सूरज है बबुआ, जो हम लोग का सन है ना, इसमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, एनर्जी दे रहा है, आखिर रीजन क्या है। तो जानकारी के लिए जानो और बढ़िया से जान लो इसको। सूरज के अंदर 2 प्रकार की गैसें होती है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। याद रखना, हमेशा क्या होता है सूरज के अंदर, सूरज एक बहुत बड़ा गैस का गोला है और वो सूरज की अवस्था कैसी है, तो प्लाज्मा अवस्था। याद रखना कैसा अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था होता है और ये धधकता हुआ गोला है। इसमें क्या कौन कौन सी गैस है बाबू, तो सर हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेचारा मिलता है और हीलियम बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम बनाता है। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला और हीलियम बनाया, तो उसको कहते हैं सर नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो मिलने का जो काम हुआ, जो मिलने का जो काम हुआ वो नाभिकीय संलयन कहलाया, है ना। और नाभिकीय संलयन की जो घटना होती है वो होता है सौर ऊर्जा में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम बनाता है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है। और ये जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ले सूरज में ऊर्जा कंप्लीट होता रहेगा। क्लियर हो गया। 10 नंबर प्रश्न सारे बच्चे। हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है, ये 11 नंबर प्रश्न है। और आप सारे बच्चे बता दो कि हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है। हम लोग आगे 11 नंबर प्रश्नों की तरफ, और आप सारे बच्चों को बताना है कि हमारी मंदाकिनी की आकृति है कैसी, ठीक है। हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है, क्या वो दीर्घवृत्तीय है, या वृत्तकार है, या अति परवलयकार है, या सर्पिला जैसा है, कैसा है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी मंदाकिनी है ना, उसकी आकार जो है वो क्या है, सर्पिल के जैसा है। याद रखना है किसके आकार की जैसा है, सर्पिल के आकार का जैसा है। और आपको बताते हैं इसका जो लगभग लगभग व्यास है, इसकी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लो। 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष, कितना बबुआ, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष आप लोग को जानकारी इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। कितना होता है, किसका व्यास, हमारी मंदाकिनी का व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। क्लियर हो गया।
आगे प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, केमिस्ट्री तक कम से कम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कभी पकड़ने का तरीका होता है आयनिक यौगिक को, क्या CCl4 है, क्या CO2 है, क्या HCN है या KCl है? नहीं भैया, आप लोग बता दो कि इसमें से आयनिक यौगिक है कौन। हम आपको बता देते हैं आयनिक यौगिक कौन है। देखो कभी भी याद रखना, यहाँ पे H भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल से बना है। कभी भी आयनिक यौगिक जो होता है ना, एक उसमें धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। यहाँ जो K है ना, के से होता है पोटेशियम और Cl से होता है क्लोरीन। तो पोटेशियम धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो जब भी धातु अधातु का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वही आयनिक यौगिक बनता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CCl4 क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। लेकिन ये जितने सब बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? ये सब जो बने हुए थे आपके नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल है, सब नॉन मेटल है, सब अधातु है। लेकिन इसमें के धातु है और Cl अधातु है। इसलिए एक देने का काम करता है, एक लेने का काम करता है। धातु देने का काम करता है, अधातु लेने का काम करता है। धातु हमेशा पॉजिटिव होता है, अधातु हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए आयनिक यौगिक का उदाहरण कौन होगा? KCl होगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? अब ये सब तो हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन कमरे के ताप पर ठोस कौन है? इसका जवाब आप सभी को बताना है। और देख रहे हैं कौन बच्चे इसका जवाब सही बता रहे हैं। कमरे के ताप पर ठोस हाइड्रोकार्बन कौन है? तो एक आपको एक छोटा सा बात आपको बता देते हैं, आप याद कर रखिएगा। सी, अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा आइडियाज आपको दिलाते तो C5 से लेकर और C17 तक, अगर जब भी इसमें डेटा आएगा ना, C17 5 से 17 तक, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे छोड़ दो, ये सब जो होता है लगभग लिक्विड के अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? लगभग लिक्विड की अवस्था में रहता है। और पहले जो होता है ना, 1 से लेकर 4 तक, वो जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन 17 के बाद जो आता है ना, वो सब सॉलिड की अवस्था में होता है। तो सर 17 के बाद है कौन ऑप्शन में? 17 के बाद तो 4 है, C20 और H42। इसलिए ठोस अवस्था में कौन होगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक बेसिक, बेसिक का मतलब होता है क्षार, सबसे ज्यादा क्षारीयता गुण बेसिक ऑक्साइड कौन है? सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड कौन है? क्या पोटेशियम ऑक्साइड है, या बोरॉन ऑक्साइड है, बोरॉन टेट्रा ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? आपको बताना इसमें से सबसे सही आंसर क्या होगा। सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन है? यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की हम आपको बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक ऑक्साइड को याद रखना, यहाँ पे वो हो जाएगा हम लोग का केटीओ, क्योंकि सबसे याद रखना सबसे क्रियाशील धातु में के होता है, पोटेशियम होता है। कल के लेक्चर में आप सब पढ़ चुके हो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े बड़े बांधों से होता है क्या? सूखा। क्या होता है रे भाई बड़े बड़े बांधों से? ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सूखा होता है, गरीबी होता है, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। क्या होती है? बड़े बड़े बांध बना दोगे तो सुखाड़ पड़ जाएगा? नहीं। गरीबी आ जाएगी? नहीं। वनों का विकास होगा? नहीं। सर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा। ये बात सही है सर, ये बात फैक्ट्स की बात है। क्लियर हो गया? क्लियर? सारे बच्चे बताओ क्लियर हो गया? 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन ABCD, 4 तरह का बिलियन है, ABCD। खाली जीवन भर ABCD पढ़ते रहोगे हैं, पढ़ाई में तेज बनो सब तुम। तो ABCD 4 प्रकार का बिलियन है। इसमें सबका पीएच मान दिया है। एक का पीएच मान दिया 9.5, एक का पीएच मान दिया है 2.5, एक का पीएच मान दिया है 3.5, एक का पीएच मान दिया है 5.5, 5.5। कह रहा है कि सबसे अधिकतम अम्लीय कौन होगा? तो हमेशा याद कर लो, जिसका पीएच मान जितना ही कम होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय वही होता है। बताओ इसमें पीएच मान सबसे कम कौन है? तो 2.5 है। 2.5 है किसका? तो सर बी का है। तो बी का आंसर सही हो जाएगा। आज जितना ज्यादा पीएच मान ज्यादा में बढ़ोगे, ज्यादा में बढ़ोगे, ज्यादा में बढ़ोगे, अम्लीयता का गुण उतना ही घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और सबसे ज्यादा पीएच मान जिसका होगा ना, ज्यादा से ज्यादा, देखो एक आपको डेटा बता देते हैं, याद करके रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हम लोग का हो गया स्केल, बड़ा स्केल बनाते हैं थोड़ा। आप लोग 14 सेंटीमीटर का स्केल देखो ना, जिसका इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे होता है 7। जिसका पीएच मान 7 होता है वह शुद्ध विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है। कोई भी पदार्थ शुद्ध होगा उसका पीएच मान 7 होता है। 7 से अगर जितना ज्यादा जाओगे वो सब होता है क्षारीय। क्या होता है रे बबुआ? क्षारीय। 7 से जितना कम होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। तो जितना कम करोगे ना, अम्लीयता का गुण उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितना 7 से ज्यादा जाओगे ना, क्षारीयता का गुण उतना ही ज्यादा होगा। यानी क्षारीयता में
अगर हम बोलेंगे 14 किसी का पीएच माने तो बोला भाई सबसे स्ट्रॉन्ग क्षारीय है। हम बोलेंगे 0.1 किसी का पीएच माने तो सबसे डेंजर एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे मजबूत एसिड है। तो जो पीएच मान कम होगा वही सबसे अधिकतम अम्लीय होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो CuSO4 Fe, FeSO4 Cu, इस अभिक्रिया में कौन सा अवकारक है, अवकारक बताना है। क्या Cu का काम किया, FeSO4 है या Fe है या CuSO4 है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ 17 है और क्वेश्चन बताना है आपको अवकारक का काम यहाँ पे कौन किया। तो आप बोलोगे कि सर हटाने का काम तो एक्चुअल में Fe किया है, इसलिए यहाँ पे अवकारक का जो गुण होगा वो Fe के अंदर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु 90% Cu और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम बताओ। कौन है भाई, कॉपर और टीन से मिलकर क्या बनता है। 18 नंबर प्रश्न का जवाब दो फटाफट, 18 नंबर प्रश्न का जवाब बता दो क्या होगा। तो पीतल, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्रॉन्ज क्या होने वाला है। तो सर इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ब्रॉन्ज। क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। आप सब कमेंट्स में बताओ कि जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है, पीतल किससे मिलकर बनता है, सोल्डर किससे मिलकर बनता है। तीनों को कमेंट्स में बताओ सब, तीनों जो है ना वो किस किस धातु से मिलकर बना हुआ है। विसरित विसरित डिफ्यूज सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक की अभिक्रिया से क्या बनेगा। सूर्य के प्रकाश में मीथेन और क्लोरीन का अभिक्रिया कराओगे तो भैया क्या बनाओगे, मतलब कि मीथेन का मतलब CH4 हो गया। सूर्य के प्रकाश में आप क्लोरीन की मात्रा डाल रहे हो, क्या होगा भाई, क्या होने वाला है, प्रोडक्ट इसमें से बनेगा कौन। ये 19 नंबर प्रश्न है। तो CH4 हो गया मीथेन का फार्मूला और Cl क्लोरीन हो गया, और इसमें जितना ज़्यादा इसका आप वर्किंग करते जाओगे तो लास्ट में कंडीशन बचता है CCl4 का। C चारों तरफ से Cl घेर लेता है और H को चारों ओर से मार के भगा देता है ना। तो ये हो गया आपका CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। और CaCl3 जो होता है, CaCl3 कहाँ है भाई, कहीं है, बिल्कुल है सर। CaCl3 जो होता है ये होता है आपका एक गैस होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसको नाक पे सूंघाओगे तो आदमी बेहोश हो जाता है। यही सब बेहोशी छिड़क छिड़क के क्या करता है ना, पेट ढा देता है, आदमी बेहोश हो जाता है। यही है CaCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, नाम याद कर रखना सब। 20 नंबर क्वेश्चन, 80% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के नमूने को 100 ग्राम में गर्म करने पर प्राप्त CaO का मान बताओ। 80% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 80% शुद्ध है। 100 ग्राम नमूने को लेकर 100 ग्राम को गर्म करने से प्राप्त जो CaO होगा उसकी मात्रा बताना है, क्या होगा। कौन देखते हैं बता पाते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को जब भी बनाने जाओ तो देख लो यहाँ पे CaO की मात्रा की बात कर रहा है, 80% CaCO3 है, तो उसमें CaO कैल्शियम कार्बोनेट में वो देखो CaCO3 का मात्रा है मान लो 80%। ठीक है, अब भाई अब हमको इसकी मात्रा निकालना और 100 ग्राम की बात कर रहे थे, जितना कितना में बात कर रहा है 100 ग्राम में। 100 ग्राम में ये कितना है, अब पहले तो हम लोग CaO का निकाल लेते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। Ca का होता है 20 गुना 40, Ca का आणविक द्रव्यमान होता है 40, और इसमें क्या है CaO में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56। तो इसमें CaO की मात्रा कितना है 56 में, है ना। टोटल वैल्यू कितना में गर्म हम लोग कर रहे हैं 100 में सर, है ना। CaO की मात्रा है कितना 80 है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे भाई, इसका कैलकुलेशन करो, 2 चौके 8, ये हो गया 2 5 10। इसका कैलकुलेट करोगे, चाहे 8 से इसमें डायरेक्ट गुणा करके ही हम लोग काम कर सकते थे। 56 गुणे 8 और बटा 10 कर लो, कितना आएगा 8 6 48 के 8 हो गया, और 8 5 40, 40 4 कितना हो जाएगा 44। एगो नीचे 10 से भाग करना था तो ये एक पॉइंट के बाद 0 बैठा दो, 44.8। इसका सही जवाब हो जाएगा 44.8। क्लियर हो गया, आगे की तरफ बढ़ चलो। 21 नंबर प्रश्न आपके पास यहाँ पे कह रहा है, और ये क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु में sp3 का प्रसंकरण होगा। देख लो भाई, ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, पूरी तरह से एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको दे रहा है ना। sp3 प्रसंकरण किस में होगा, क्या वो PCl5 में होगा, PCl5 में sp3 प्रसंकरण होगा, किस में होगा, या CO2 में होगा, या C2H4 में होगा, या NH3 में होगा। तो sp3 प्रसंकरण की जहाँ बात कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें P3 होना चाहिए और S ब्लॉक की मात्रा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए।
तो आपको बताना है कि एक सर्कल बना दो और 3 डंबल वाला कहानी चलना होगा। तो बताना है कि यहाँ पे सही जवाब क्या होने वाला है। 21 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप जब भी इस प्रश्नों को सोचोगे तो ज़रा सोच के देख लो, सारे बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो sp3 प्रसंकरण में कभी भी याद रखना, यहाँ पे CO2 वाला जो मात्रा है तो C कार्बन, तो कार्बन का क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2, तो 2p2 और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है तो 2p6। ये तो यहाँ पे बन नहीं रहा है क्योंकि ये केस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो रहा है 2p1, एक यहाँ से आपको मेरे को चीज़ें मिल जा रही है और उसके बाद H जो है आपका यहाँ पे 3 यहाँ पे चीज़ें बना रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु में sp3, अच्छा केंद्रीय परमाणु में भी बात कर रहा है, तो ये केंद्रीय परमाणु, ये डायरेक्ट फैक्ट याद कर लो, है ना। NH3 के केंद्रीय परमाणु में sp3 प्रसंकरण होता है, इस बात को याद कर रखना। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक में किसका द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट जो होता है वो शून्य होता है। किसका डायपोल मोमेंट शून्य होता है भाई, इसका याद करके भी रखना बहुत जरूरी है, ये मस्त प्रश्न है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में यौगिकों में किसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है। CCl4 का, NH3 का, SO2 का या HF का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HF, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा बात है कि इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट होने का, इसका शून्य होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है ये वर्ग 17 से एक बिलोंग करता है, तो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी का गुण ये दिखाता है, ये भी दिखाता है ना। तो कभी कभी हाइड्रोजन पॉजिटिविटी का भी गुण दिखाता है और निगेटिविटी का भी गुण दिखाता है, और ये प्योर निगेटिविटी का गुण दिखाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा शून्य होगा, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को जीरो कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को किए, और आगे आप लोग आप यहाँ पे सेट देख लो, यहाँ पे आपका क्या है बच गया, आपका बायोलॉजी बच गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट। ठीक है, ये मस्त रहा कि नहीं रहा। आप आज का क्लास को कंप्लीट करने के लिए आज आधे घंटे का वीडियो रहने देते हैं, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, है ना। तब तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर जरूर कर दो, आप लोग जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर लो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहो, 48,000 रुपया आपका।